नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी में हम करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ देंगे फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर और सीईओ सुमित वैद्य। सुमित, स्वागत है आपका। धन्यवाद। लेते हैं पहला सवाल। जबलपुर से संतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संतोष कुमार जी, बताइए आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है और गोल्स क्या हैं आपके? संतोष, अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर सकते हैं। मेरी एज सर मैडम 44 है जी। और मेरे ये जो SIP है वो तो मैंने भेज दी अपने पोर्टफोलियो के थ्रू। करीब 8,700 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। 4-5 फंड है इसमें जी। और एक 10 लाख का LIC का विदाउट प्रॉफिट टर्म प्लान है एंड एक जीवन सरल करके विद प्रॉफिट 3 लाख का है प्लान और 1 लाख का PLI में भी जमा करता हूँ। ठीक है। हाँ मैडम, मुझे जो है ना 6 साल के बाद में करीब 5 लाख रुपए चाहिए था। ठीक है। और करीब 11 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए। ये मैं बताना चाहूँगा मैडम, ये जो SIP है मेरे 3 रिलायंस के हैं। ग्रोथ फंड में है 2000, फार्मा में है 1500 रुपए जी, और बैंकिंग में है 1250 जी। ये तीनों SIP मैडम इंश्योर भी है। ठीक है। तो मैं जो ये जानना चाह रहा था, क्या ये कंटिन्यू रखें SIP या इसको थोड़ा कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें? ठीक है, ठीक है। सुमित, सबसे पहले तो इनका पोर्टफोलियो फर्स्ट लुक में आपको कैसा लगता है? संतोष जी का जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड दिखने में तो लगता है, बट एक्चुअली डाइवर्सिफाइड है नहीं। अच्छा। सेक्टोरल फंड जो लिए हैं संतोष जी ने, इसमें फार्मा फंड और बैंकिंग फंड, हालांकि फार्मा फंड ने कुछ हद तक ठीक परफॉर्मेंस दिखाई है, बट एक आम निवेशक होने की वजह से, और आम का मतलब है कि हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती नहीं है, तो सेक्टोरल फंड को अवॉइड करना चाहिए। वो पहली बात कहना चाहेंगे। मगर मैं संतोष जी से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा पहले। संतोष जी, आपकी मंथली इनकम कितनी है? करीब 21,000। साल का मतलब हम बोलें कि 4 लाख के आसपास की आपकी इनकम है? जी हाँ, जी हाँ, बोल सकते हैं ना। संतोष जी, आपके पास एक चीज अच्छी है कि आपने 10 लाख रुपए की टर्म प्लान लिया हुआ है LIC का, और आपने एक बड़े अच्छे तरह से उसको पेश किया है, जो आज मैंने पहली बार अपने करियर में सुना है, विदाउट प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट हमने टर्म प्लान लिया है। ये बहुत अच्छा टर्म है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में प्रॉफिट होना नहीं चाहिए, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही होनी चाहिए। सो काफ़ी अच्छा चीज़ है, बट वो आपके लिए कम है। आपको ये बढ़ानी चाहिए अपनी। आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू अगर कैलकुलेट करें और अपने बच्चों का भविष्य देखें, और जिस तरह के सपने आप सोच रहे हैं, गोल आप सोच रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस मेरे हिसाब से कम 50 लाख रुपए की होनी चाहिए। एक्चुअली सर, मैं ये इस बारे में भी जरा आपसे पूछना चाह रहा था। हाँ जी। कि ये टर्म प्लान एक्चुअली मैंने LIC से ऑफलाइन लिया हुआ, तो इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा है। कितना प्रीमियम होगा आपका? ये 8712 का ये प्रीमियम आ रहा सर, जबकि इसकी टर्म प्लान 10 लाख की है। हाँ जी। क्या मैं ये ऑनलाइन लेना चाहता था, तो वो ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए। संतोष जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और फोन पे आप हमसे बात कीजिएगा प्लीज। जी जी। मैं एक्चुअली में 40 या 50 लाख से टर्म प्लान चाहता था ऑनलाइन। हाँ जी। तो उसका भी प्रीमियम मैंने अभी ऐसी सर्च किया था एक दिन वेबसाइट पे, तो करीब 9,000-10,000 के आसपास आ रहा था। बहुत अच्छा आइडिया है संतोष जी आपका। बिल्कुल ऑनलाइन टर्म प्लान लीजिए जो सस्ता हो। ICICI प्रूडेंशियल का एक बहुत अच्छा ऑनलाइन टर्म प्लान उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें अभी आई केयर कहते हैं उसको, जिसमें अप टू 1.5 करोड़ आपको कोई मेडिकल टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है, ओवर द काउंटर मिलता है। तो काफ़ी अच्छा प्लान रहेगा आपके लिए, जरूर लीजिए ऑनलाइन, बट एडिक्वेट इंश्योरेंस होनी चाहिए। आगे चलते हैं आपके 2 सवालों के ऊपर या 2 क्वेश्चन के ऊपर, जिसकी तरफ आपने जो 2 गोल बताए हैं हमें। एक गोल आपने बोला कि 5 लाख रुपए चाहिए आपको 6 साल के बाद, 2017 में अपने चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। उसके लिए अगर आपके पास लमसम 3,27,000 हैं और उसको आप इन्वेस्ट करते हैं एक ढंग से, तो आपके वो पैसे उतने बन सकते हैं। बट अमूमन हम कहते हैं कि आप लमसम में इन्वेस्ट ना कीजिए। अगर आपके पास पैसा हो भी, आपको हमेशा एक SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का रूट लेना चाहिए। आपकी SIP आती है 5,600 रुपये हर महीने की इस गोल के लिए, जिसको कि आप 10% से इंक्रीज कीजिए हर साल। और ये 10% का इंक्रीज आपकी सैलरी से लिंक्ड है। आपकी सैलरी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, आपकी सेविंग पोटेंशियल इंक्रीज होगी, और उसी तरह से आपकी SIP इंक्रीज होनी चाहिए। और ये गोल लंबा है, इसलिए आप इसको अग्रेसिव एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। इक्विटी और डेट के अंदर 20% के आसपास इक्विटी, 70 से 20% इक्विटी, बाकी डेट और गोल्ड के अंदर इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला गोल। दूसरे गोल में आपने बोला कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए 11 साल बाद।
वो भी एक बच्चे की एजुकेशन के लिए। उसके लिए आपकी SIP निकल के आती है 3,500 रुपए की। अगेन 10% इसको आप बढ़ाइए हर साल, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। 70% इक्विटी, 20% डेट और 10% गोल्ड। जो हमारे रिकमेंडेड फंड है आपका रिलायंस ग्रोथ फंड, जैसे कि हमने आपको बोला आप कंटिन्यू कीजिए उसको, एक अच्छा फंड है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो 2 सेक्टोरल फंड है उससे निकल के फॉलोइंग फंड हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वो आप देखिए। ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड, DSP ब्लैक रॉक इक्विटी, IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड और डेट में बिरला डायनामिक बॉन्ड फंड। आपने एक जगह पे गोल्ड फंड का भी बात किया है, HDFC गोल्ड फंड काफी अच्छा फंड है, कंटिन्यू करिए कीजिए। इसके अंदर एलोकेशन 10% से ज्यादा गोल्ड में एलोकेट मत कीजिए, जस्ट बिकॉज गोल्ड का वैल्यू बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी आप ज्यादा एसेट एलोकेशन गोल्ड की तरफ रखें। और जैसे कि हमने बोला, इंश्योरेंस जरूर 50 लाख की लीजिए और ऑनलाइन टर्म प्लान सूट करेगा आपको ICICI प्रूडेंशियल का। संतोष जी, आप बचा कितना लेते हैं? आपके जो महीने का जो खर्च है वो कितना बचता है आपकी सैलरी में से? करीब करीब 12-13 हज़ार तो मैं बचा लेता हूँ। तो जैसे कि आपको सलाह मिली है यहाँ पे 10% बढ़ाना है आपको अपना पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट, तो आप कर पाएंगे? हाँ, कर सकते हैं मैडम। गुड। और कोई सवाल आपका? मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि जो ऑनलाइन प्लान हम लेते हैं और ये जो ऑफलाइन प्लान मैंने लिया हुआ है, हाँ जी, थोड़ा कुछ क्या डिफरेंसेस इसमें कहीं सुनने में आता है कि ऑनलाइन जल्दी सेटलमेंट नहीं होते हैं, इस तरह से हर मतलब मैं क्या काफी लोगों को ये डाउट रहता है। हाँ जी, तो मैं जरा ये क्लियर करना चाह रहा था, कहीं कोई सेटलमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं आती है? नहीं, हालांकि आपने बहुत बार ये बताया कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आप सही से इंफॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पहली बात तो संतोष जी, सेटलमेंट के बारे में ना ही सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मगर तब भी आपका कहना बहुत जरूरी है कि किस तरह का प्रोडक्ट है। तो इंश्योरेंस चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। एक इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए ऑनलाइन की तरह से इंश्योरेंस करती है, जिसके अंदर आसानी से मिलता है। जैसे कि मैंने आपको ICICI प्रूडेंशियल का आई केयर प्रोडक्ट बताया, इसके अंदर आपको 1 से 1.5 करोड़, आई थिंक 1.5 करोड़ की लिमिट है, जिसके लिए मेडिकल टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। तो आपको ओवर द काउंटर मिलता है। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको उनका जवाब अच्छी तरह से और सही देना है बिल्कुल, और उस सवाल जवाब के तरीके से फॉर्म के बेसिस पे आपको वो इंश्योरेंस देंगे। तो कोई भी क्लेम के हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कॉस्ट कम रहती है, सर्विसिंग अच्छी रहती है। ऑनलाइन का जमाना है, ऐसी ऑप्शन को मिस ना कीजिए। चलिए, इसी के साथ अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लौट कर लेंगे संजय का सवाल, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे बचाना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो भी बना रखा है। और अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। बस अपने फेसबुक अकाउंट के सर्च बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए योर मनी और जो पेज खुलेगा उस पर अपना सवाल पोस्ट कर दीजिए। और अगर आपसे योर मनी का कोई एपिसोड छूट गया हो तो आप उसे फेसबुक पर भी देख सकते हैं। वेलकम बैक। आज और मनी में हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर और CEO सुमित वैद्य। सुमित, अगला सवाल लेते हैं। संजय प्रसाद का ईमेल आया है हमें। ये 44 साल के हैं और ओनली अर्निंग मेंबर है अपने फैमिली में। इनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं और माँ है जिनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। कमाते हैं ये महीना 75,000, जिसमें से बचा लेते हैं ये 50, खर्च है इनका 50,000 रुपये और बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए का मेंटेन करते हैं। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इनके पास एक टर्म कवर है, टाटा इन्वेस्टर श्योर फ्लेक्सी है इनके पास, बजाज शील्ड प्लस है और बजाज न्यू यूनिट गेन प्लस भी है। कुल मिला के 51,60,000 रुपए का इनके पास लाइफ कवर है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इनके पास रिलायंस ELSS है, SBI मैग्नम टैक्स गेन है, HDFC टॉप 200, टाटा इक्विटी अपॉर्चुनिटी, टाटा इक्विटी PE फंड्स जैसे इनके पास कुल मिला के 9-10 फंड्स हैं। और इसके अलावा इन्होंने PPF में पैसे डाले हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट में भी पैसे डाले हुए हैं। इनके गोल से अगर हम बात करें, कई सारे हैं। हाँ जी। इन्हें जो 10 साल में होम लोन है अपना उनका वो ख़त्म करना है। बेटी की पढ़ाई के लिए इनको 2014 में 10 लाख रुपए चाहिए और बेटी की पढ़ाई के लिए और बेटी की पढ़ाई के लिए इन्हें 2016 तक 12 लाख रुपए चाहिए। शादी के लिए 2019 तक 20 लाख रुपए और बेटी की शादी के लिए 2023 तक 15 लाख रुपए चाहिए। साथ ही 2027 तक रिटायरमेंट होने की भी इच्छा रखते हैं, जिसके बाद ये 50,000 रुपए महीना जो है चाहते हैं अपने खर्चे के लिए। सो गोल्स के मुताबिक आप बताएं इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले कविता, 1 लाख रुपए की इनके पास बैंक बैलेंस रहता है। ये मेंटेन कर लेते हैं। ये मेंटेन कर लेते हैं। इनका अगर आप अपने खर्चा बताया तकरीबन 50,000 रुपए, या तो इनके पास कम से कम 6 महीने का खर्चा
3 लाख रुपए बैंक में हमेशा रहनी चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। तो इस 1 लाख को पहले इनको सबसे पहले 3 लाख करना है, बिकॉज ये आजकल के अनसर्टन टाइम में इसकी जरूरत काफी बढ़ गई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल नौकरियों की अनसर्टनिटी बढ़ गई है, सडनली आपको लगेगा इस करियर से मूव करके किसी और तरफ जाना है, तो इस चीज के लिए इनको प्लान करना कैसे कर सकते हैं ये इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड बैंक में ही होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट में नहीं, फिक्स डिपॉजिट कीजिए, 2-in-1 फिक्स डिपॉजिट है जिसपे आपका एटीएम कार्ड मिलता है, बट बैंक में होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिक्विड फंड में आप यूज कर सकते हैं इमरजेंसी फंड के लिए। आजकल रिलायंस ने एक स्कीम चलाई है अपनी, जिसके अंदर वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं शायद लिक्विड फंड्स के लिए। अभी मैं पीछे पढ़ रहा था, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा रहेगा, कभी भी आपको यूज करना। तो लिक्विड फंड आपके जो बैंक में सेविंग्स अकाउंट हो उसी में ही आप लिक्विड फंड अकाउंट खोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ उनका वर्कआउट करेगा। आइडिया है कि कल कभी इनको इमरजेंसी पड़े तो इजीली एक्सेसिबल पैसा होना चाहिए। 1 लाख उसके लिए कम है, मिनिमम 3 लाख, जो कि आता है 6 महीने का मंथली एक्सपेंस। अगर आगे चलते हैं तो उनकी टर्म प्लान की बात करते हैं। उनके जिस तरह के गोल्स उन्होंने लिखे हैं और एस्पिरेशन है, 50 लाख उनके लिए कम है, इसको डबल करके 1 करोड़ पे कीजिए। बिकॉज गोल्स आप ये देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि मेरी एक फैमिली की एस्पिरेशन है, मेरी फैमिली के मेरे अपने बारे में ड्रीम्स हैं। अगर कल आप नहीं है तो क्या उनके ड्रीम चेंज हो जाएंगे? क्या उनके गोल चेंज हो जाएंगे? उसके हिसाब से आपको उसको प्रोवाइड करना है। आपकी जितनी चादर है वो आपको पता है, और वो भी हम एनालाइज करेंगे आपके गोल के हिसाब से। बट तब भी इंश्योरेंस जितनी जल्दी एडिक्वेट करेंगे उतना कम आपको कॉस्ट आएगा। और ऑनलाइन इंश्योरेंस लीजिए, जो कि काफी अच्छी रहेगी आपके लिए। अब अगर आपकी गोल्स को हम एनालाइज करते हुए चले, आपका पहला गोल आपने जो लिखा है वो डॉटर्स एजुकेशन है 2014 में। उसके लिए अगर आप देखें, आप बोल रहे हैं कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख चाहिए, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब अगर लगाए तो उसका अमाउंट हो जाएगा 11,24,000 रुपए। उसके लिए आपको SIP करने पड़ेगी 44,000 रुपए महीने, 44,000 अ मंथ। 20% जाएगी आपकी उसके अंदर इक्विटी में और 80% जाएगी डेट में। ये उल्टा इसलिए है बिकॉज गोल्ड ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, तो आप इसमें ज्यादा रिस्क की नहीं ले सकते, ज्यादा इक्विटी में डाल के ज्यादा रिस्क पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, इसलिए आपको डेट पोर्शन ज्यादा रखना है, इक्विटी का पोर्शन। ऐसे तो इनके गोल्स जो है इस बढ़ जाएंगी कीमत, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो, इन्फ्लेशन अगर हम काउंट करें। हाँ जी बिल्कुल, वो तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। आप आज के टाइम पे गोल सोच रहे हैं, आज सोच रहे हैं कि आज की इंजीनियरिंग एजुकेशन इस कॉस्ट की है, 10 साल बाद इन्फ्लेशन के साथ साथ एजुकेशन की कॉस्ट भी बढ़ेगी आपकी। तो आपको 10 साल आगे का प्राइस देके उसको कंक्लूजन पे आना है। उनके लड़के की एजुकेशन के लिए उनको 23,500 की SIP चाहिए। उसके बाद मैरिज के लिए, लड़की की शादी के लिए उनको 20,000 रुपए की SIP चाहिए। सन्स मैरिज के लिए उनको 8,000 रुपए की SIP चाहिए। और अगर जो 2027 में वो रिटायर होना चाहते हैं, जिसमें उनको तकरीबन 2,33,55,000 रुपए चाहिए, ताकि उनको 50,000 रुपए अगले 20 साल के लिए हर महीने मिलते रहें, उसके लिए अगर वो SIP निकाल के आएंगे तो उसकी SIP उनको तकरीबन 50,000 रुपए महीने की चाहिए। लेकिन ये बचा ही पाते हैं सिर्फ 25,000 रुपए में। तो ऐसे में प्रैक्टिकल प्लानिंग हम कैसे करें इनके लिए? तो सबसे पहली बात, अच्छी चीज जो संजय जी कर रहे हैं, उनकी गोल्स की आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी है, क्लैरिटी है गोल की। ये हमने जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं, ये सीखने वाली चीज है कि गोल्स किस तरह से आर्टिकुलेट करनी चाहिए। उसके साथ ये बात हमेशा याद रखिए, जैसे कि हमारी पुरानी कहावत रही है कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फंसाए, उसी हिसाब से आगे बढ़े। तो उनको भी यही देखना पड़ेगा कि उनका जो सरप्लस अमाउंट है उसमें 25,000 है, और इनके अगर गोल्स को मैं प्रायोरिटाइज करूं, अगर मैं संजय जी का फाइनेंशियल प्लानर हूं, उनके साथ बैठूं, तो मैं उनको पूछूंगा सबसे पहला गोल आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो आके बोले कि हाउसिंग लोन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है रीपे करने के लिए। उस टाइम पे हम उनको ये पहुंच सकते हैं कि हाउसिंग लोन अगर आपका इतना इंपॉर्टेंट है तो बाकी गोल नहीं करेंगे। क्या आप हाउसिंग लोन को लंबे टाइम तक ले सकते हैं, और टैक्स ब्रेक जो आपको मिल रहा है उसको लीजिए। सबसे पहले बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग कीजिए, बिकॉज एजुकेशन में अगर जितना आप इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न निकल के आएगा उनके लिए भी और आपके लिए भी। सो एजुकेशन गोल को सबसे पहले रखिए। उस एजुकेशन गोल में भी अपने आप को प्रैक्टिकल तरीके से नजरिए से देखिए कि क्या आप कर सकते हैं आज के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसको अमाउंट को कम करना पड़ेगा। कितना कम कर सकते हैं? अब जैसे इनका पहला अगर आप गोल देखें, डॉटर्स एजुकेशन, वो बोल रहे हैं 11,24,000 है। अगर उनका पूरा का पूरा अगर SIP 44,000 इसी में जाएगा तो बनता ही नहीं है वो तो इक्वेशन। सो दैट मींस दो चीजें कर सकते हैं, या तो वो गोल को कम करें या वो एजुकेशन लोन के बारे में सोचें। क्रेडिला करके एक कंपनी है, उनसे आप मिलिए। एजुकेशन लोन एक अपने आप में अच्छा लोन है। 2 तरह के लोन होते हैं कविता, अच्छा लोन और बुरा लोन। अच्छा लोन वो है जिसके अंदर आप जो भी एसेट खरीदे उसकी लाइफ लोन से ज्यादा है। एजुकेशन बहुत अच्छा लोन है बिकॉज एजुकेशन की लाइफ परपेचुअल है। हाउसिंग लोन अच्छा लोन है,
बाकी सब लोन ठीक नहीं है, मगर आप एजुकेशन लोन के बारे में सोचिए या फिर अपनी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को कम कीजिए, प्रैक्टिकल रहिए। तो दोनों बच्चों के लिए ये अपना जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है या तो कम कर सकते हैं या तो एजुकेशन लोन ले सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज और मैं इस बारे में अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा, यूजुअली हम देखते हैं पेरेंट्स बड़े इमोशनल हो जाते हैं, वो खासकर बच्चों की एजुकेशन के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, कुछ ज्यादा अग्रेसिव गोल बना देते हैं, और क्या होता है कि उससे उनकी जो रिटायरमेंट है आगे की वो पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और अमूमन देखा गया बच्चे बोलते हैं हमारी रिटायरमेंट हमारे बच्चे हैं, मतलब माता पिता बोलते हैं हमारी रिटायरमेंट हमारे बच्चे हैं। कंप्लीटली गलत। आप अपनी रिटायरमेंट को एजुकेशन के साथ क्लब ना कीजिए, आप अपने बच्चों में इसलिए इन्वेस्ट ना कीजिए कि वो आपकी रिटायरमेंट के बाद ध्यान रखेंगे। अपना रिटायरमेंट कॉर्पस अलग रखिए, उनकी एजुकेशन गोल अलग रखिए और प्रैक्टिकल होकर प्लान कीजिए। एक और चीज याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एक डायनेमिक प्लानिंग है। हर साल आपको बैठना है, हर साल आपकी इनकम चेंज हो रही है, आपके एक्सपेंसेस चेंज हो रहे हैं, आपके गोल बन रहे हैं, उसको देख के आगे चलिए और अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। तो प्रैक्टिकल होकर थोड़ी प्लानिंग करना जो है बहुत जरूरी है यहाँ पे। चलिए इसी के साथ योर मनी में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर और सीईओ सुमित वैद्य। लेते हैं अगला सवाल। अरविंद सिंह भोपाल से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुड इवनिंग अरविंद, बताएं आपकी उम्र क्या है और आपके गोल्स क्या हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम अरविंद सिंह है जी। मेरी एज 32 ईयर्स है जी। मैंने फाइनेंशियल गोल अपने बनाए हैं। मुझे 40 लाख का 2 BHK फ्लैट चाहिए दिल्ली में जी आफ्टर 4 ईयर्स जी। और इन कैश मेरे पास मनी 3 लाख रुपीज है। अच्छा। और डॉटर की एजुकेशन के लिए आफ्टर 18 ईयर्स 15 लाख चाहिए जी। और डॉटर की मैरिज के लिए आफ्टर 23 ईयर्स 40 लाख रुपीज चाहिए जी। और मेरा रिटायरमेंट के बाद 26 ईयर बाद मुझे 50 लाख रुपीज चाहिए। ठीक है अरविंद, आप कमाते कितना है और बचा कितना लेते हैं? मैम मेरी जो इनकम है वो 25,000 है। ठीक है। और मेरा 10 to 12,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट होता है और बाकी खर्चे हैं हमारे। ठीक है, आपकी प्लानिंग करते हैं। बताएं सुमित, किस तरह हम इनकी हेल्प कर सकते हैं? कितने प्रैक्टिकल लगते हैं आपको इनके गोल्स? सबसे पहले तो हाउसिंग गोल को लेते हैं। अरविंद जी ने जैसे बोला, अरविंद जी आप अगर इन्फ्लेटेड अमाउंट देखते हैं, जब तक आप 4 साल बाद घर खरीदेंगे 40 लाख की जगह आपको 50 लाख के आसपास चाहिए होगा। 50 लाख में अगर आप डाउन पेमेंट के बाद EMI का भी करते हैं तो आपकी EMI ही 25-30 हज़ार से तो ऊपर जाएगी, 40 हज़ार के आसपास की EMI हो जाएगी करंट रेट पे। सो मेरे को हाउसिंग का गोल आपका समझ नहीं आ रहा है कि हाउसिंग गोल के साथ आप बाकी सब काम कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हाउसिंग गोल के बारे में वापस सोचिए। आपके जो बाकी गोल हैं वो काफ़ी डूएबल है। आपका जो 15 लाख रुपए आपको चाहिए 17 साल बाद 2029 में अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए, अगर उसके लिए आप 1500 रुपए की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें, 70% इक्विटी, 20% डेट और 10% गोल्ड में, आपका गोल अचीव हो जाएगा। आपको 40 लाख रुपए चाहिए 23 साल बाद डॉटर की मैरिज के लिए, उसके लिए आपको SIP करना है 1500 रुपए का, वही 70% इक्विटी, 20% डेट और 10% गोल्ड में। और उसके बाद 50 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए 26 साल बाद, जिसके लिए आपको तकरीबन 2500 रुपए का SIP करना है। तो अगर आप SIP देखें तो 5,500 रुपए की SIP में इनके सारे गोल अचीव होते हैं। और इस SIP की जो आपको फंड्स बताना चाहेंगे वो हैं ICICI फोकस ब्लू चिप फंड इक्विटी में, DSP ब्लैक रॉक इक्विटी में, IDFC प्रीमियर इक्विटी में और बिरला डायनेमिक बॉन्ड फंड डेट फंड में। इसके अलावा गोल्ड फंड के अंदर आप रिलायंस या HDFC किसी का गोल्ड फंड ले सकते हैं। मगर मैं आपसे वापस इस टाइम पे पता करना चाहूंगा कि हाउसिंग के बारे में आपका जो व्यू है वो जरा आपका क्या है, या क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं, उस पर जरूर सोचिए। इन्होंने कुछ पैसे शेयर बाजार में भी लगाए हुए हैं सुमित। अरे राम, अच्छा जी। डायरेक्टली इक्विटीज में जी कौन कौन से हैं? जैसे अरविंद आप बताएं आपके स्टॉक कौन कौन से हैं? सर मैंने फिडिलिटी इक्विटी में 500 रुपीज पर मंथ लगाया हुआ है। HDFC टॉप 200 में 2000 म्यूचुअल फंड्स जी ये लगाया है और प्रूडेंस में भी 2000 शेयर्स में लगाए हैं आपने पैसे? ये जानकारी हमारे पास है। शेयर्स में लगाए हैं आपने पैसे? नहीं मैम, शेयर में तो मैंने पैसे नहीं लगाए हैं। ठीक है ठीक है। नहीं, आप हाउसिंग का जो गोल बना रहे हैं ना अरविंद जी, उसके बारे में जरा सोचिए आप, बिकॉज उसकी EMI आप लोन लेके बनाने का सोच रहे हैं ना उसको? जी हाँ, उसकी EMI ही आपकी 25 से 30 हज़ार आएगी मिनिमम। अगर आप उसकी 25% डाउन पेमेंट करके 75% फाइनेंसिंग करें, आजकल का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा ही आएगी। तो अगर उसके चलते आप देखें तो आपके पास सरप्लस नहीं बचता इतना।
ओके सर। तो हाउसिंग को अगर पोस्टपोन करके आप देखें बाकी अपने गोल करने आपके लिए बड़े आसान है। इनफैक्ट आप जो रहते बाकी गोल और इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज आपका 5,500 रुपए में सारा कुछ हो रहा है और आपकी सेविंग है अभी आपके पास जो आप गोल्स के लिए आर्टिकुलेट कर सकते हैं। हाउसिंग के बारे में अगले साल या अगले 2 साल बाद वापस बैठ के सोचिए। तो फिलहाल जो है अपने फ्लैट का इरादा अरविंद को पोस्टपोन करना पड़ेगा 1-2 साल के लिए ही सही, लेकिन बाकी के गोल्स आप जरूर अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ सुमित, स्टूडियो आके एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।